ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। In order to calculate the pressure of a gas on the basis of kinetic theory, the following assumptions are made, which are true only for an ideal gas. ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए सत्य होती हैं। अगर मुझे गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है किनेटिक थ्योरी के बेसिस पर, तो ये एजम्पशंस, ये चीज़ें हम मान लेते हैं जो कि हमेशा एक आइडियल गैस के लिए ही ट्रू होती हैं। एजम्पशंस क्या हैं? पहला, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस आर आइडेंटिकल, रिजिड एंड वेरी स्मॉल इन साइज। ये आपको रट लेना है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, रिजिड एंड वेरी स्मॉल इन साइज। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आइडेंटिकल हैं, रिजिड हैं, साइज में बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं? The volume of the molecules themselves is negligible compared to the volume occupied by the gas। यानी अगर इसमें मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नापें तो वो बहुत कम होता है जो गैस का वॉल्यूम होता है। जैसे ये बर्तन है, 1000 सीसी का बर्तन है, तो आप जानते हो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, 1000 सीसी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम, मान के चलिए 10 सीसी है। तो यही इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये एजम्पशन है, ये माना गया है। सेकेंड, नॉर्मली नो फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इनके बीच नॉर्मली कोई फोर्स नहीं लगता है। Hence they move in straight lines with constant speed। इसीलिए वो इधर उधर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट किया करते हैं कांस्टेंट स्पीड से। बट when two molecules happen to come very close to each other, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ जाते हैं, very close to each other, a repulsive force begins to act between them। जैसे ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जब बहुत करीब आ जाते हैं तो रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाते हैं। वही इन्होंने कहा, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स हैव टू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, रिपल्सिव फोर्स बिगिंस टू एक्ट बिटवीन देम, ड्यू टू विच द स्पीड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंज and new straight line motions starts, and this event is called a collision between two molecules। कहने का मतलब ये है, आप इस फिगर में समझें या अलग समझ लें यहाँ पर, कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल, जब ये बहुत करीब आ जाते हैं तो मालूम क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इधर भाग गया और ये मॉलिक्यूल इधर भाग गया। रिपल तो हम क्या कहेंगे, पहले ऐसे आ रहे थे, जब बहुत पास में आए तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड दोनों चेंज हो गई, और जहाँ चेंज हो गई इसी को कहेंगे कोलिजन हो गया है, टक्कर हो गई है। थस बिटवीन टू कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस विथ कांस्टेंट स्पीड्स, और the average distance traveled by a molecule between two successive collisions, दो लगातार टक्करों के बीच जो डिस्टेंस चलता है, एवरेज डिस्टेंस, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस सेकेंड एजम्पशन में इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये कोलिजन क्या होता है। तो एक बार फिर से, जब दो, अगर नॉर्मली नो फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब बहुत करीब आ जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिससे कि उनकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन सब बदल जाएगा और नई स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इवेंट इज नोन एज कोलिजन। और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये दूसरा
एजम्पशन था। थर्ड क्या है, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब हो गया द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन कोलिजन्स। जब कोलिजन होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व रहती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। फोर्थ एजम्पशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ए कोलिजन इज नेग्लिजिबल। जो टक्कर का समय होता है एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से बहुत कम होता है कंपेयर्ड विद द टाइम स्पेंट बाय ए मालिक्यूल बिटवीन कोलिजन्स। टक्कर करते समय जितना टाइम लगता है तो वो तो ज़्यादा होता है, और सिर्फ टकराने का समय कि मालिक्यूल गया और इधर भाग गया तो ये टाइम बहुत कम होता है। जब दिस ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द टाइम स्पेंट बाय मॉलिक्यूल बिटवीन कोलिजन्स। पांचवा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वेसल कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बर्तन के भीतर लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर तरफ ये मूव किया करते हैं। तो हम ये कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द होल वेसल रिमेन्स यूनिफॉर्म। जो मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बर्तन के जिस हिस्से में जाओगे वहां मॉलिक्यूल जरूर मिलेगा। देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट है सिक्स्थ, बिकॉज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एंड द स्पीड इज वेरी लार्ज। जो मास है ये बहुत ही छोटा है, स्पीड इज वेरी वेरी हाई, वेरी लार्ज। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए जो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं उन पर, मॉलिक्यूल्स के मोशन पर ग्रेविटी का आप इतना रट लीजिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि मास बहुत कम है। अच्छा मान लो ऐसा ना होता, अगर ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही होती तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब बर्तन के बॉटम पर दिखाई पड़ते अगर ग्रेविटी अपना असर डाल रही होती।